हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सिन्हा। पिछले 2-3 दिन से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ा-सा हम व्यस्त हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल के आपको कुछ आगे पढ़ाएँ, ठीक है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत कुछ समझा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को किस प्रकार जो कौटिल्य पंडित हैं, वो काफ़ी अलग-अलग लेवल का विद्या दिए, उनको ट्रेंड किए, फिर जाकर के वो किस प्रकार से घनानंद को कुर्सी पे से हटा के खुद मगध साम्राज्य का राजा बनते हैं। और घनानंद भी कहीं न कहीं बहुत मजबूत शासक था, फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से लगभग 6 लाख सेना को जुटाते हैं पूरे भारतवर्ष से और फिर आक्रमण बोल डालते हैं किस पे? अ, चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 6 लाख सेना को जुटा के आक्रमण बोल डालते हैं घनानंद की सेना पे और एकदम फुल रणनीति के साथ और एकदम पूरा ईमानदारी के साथ युद्ध लड़ते हैं और फिर इनको कुर्सी प्राप्त हो जाती है और ये मगध साम्राज्य का राजा बन जाते हैं। हमने इस विशेष में बहुत सारे बातें देखा कि जो सैनिक विभाग था वो किनके द्वारा चलाया जाता था, राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलता था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलता था। हर व्यवस्था को चलाने के लिए एक-एक अधिकारी होते थे चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर और जितने भी अधिकारीगण थे वो सभी राजा के अंदर ही होते थे क्योंकि राजा जो होता था चंद्रगुप्त मौर्य वो सबसे बड़ा हेड होता था। चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाओ जैसे कि आपका अ, मतलब कह लो आर्मी ही सेक्टर जैसे आर्मी विभाग ही कह लो, सैनिक विभाग। तो सैनिक विभाग में जो सबसे बड़ा प्रधान होता था, जिसमें फाइनल डिसीजन लेने का काम होता था, वो स्वयं राजा ही करता था। और भी कोई इनकम टैक्स सेक्टर में चले जाओ, टैक्स कलेक्ट जो होता था, उसमें भी सबसे बड़ा जो मेन हेड होता था, वो स्वयं राजा ही होता था। हर जितना भी अलग-अलग क्षेत्र था, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने का क्षेत्र हो, चाहे वो सैनिक विभाग का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी व्यवस्था बनाने का क्षेत्र हो, कोई भी लॉ बनाने का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र का सबसे जो प्रमुख होता था मौर्य वंश के अंदर वो स्वयं राजा ही होते थे। राजा को ही सबसे फाइनल डिसीजन लेने का पावर था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि राजा को मदद करने के लिए अलग-अलग रूप में अधिकारी होते थे, अलग-अलग बड़े-बड़े अधिकारी होते थे किसके अंदर में? राजा के अंदर में। और वो अधिकारी जो होते थे, वो राजा को पूर्ण रूप से काफ़ी मदद करते थे और राजा की मदद के लिए वो पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। ठीक है? तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा। आप हो सकता है तो हमने 2 वीडियो मौर्य वंश पे दिया है और वो वीडियो को आप 2.x पे जाके सुन लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है स्लो सुनने का, स्लो हम बनाते ही क्यों हैं, हम तो खुद समझ नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, स्लो लर्नर्स हैं, एकदम स्टार्ट करे हैं हिस्ट्री पढ़ना, तो उनके लिए स्लो ही ठीक है। लेकिन आप लोग अगर यदि हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखे हैं, साल-साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को 2.x से भी सुनोगे तो चीज़ें समझ में आएँगी, है ना? एक बार सुन लीजिए कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा आपका बेस। और जो सेना था चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो लगभग 4 प्रकार का देखने को मिलता है। पहला बाबू पैदल सेना। अब आप बोलोगे सर ये पैदल सेना क्या होता है? तो पैदल चल करके जाना, हाथ में तलवार वगैरह लेकर के टाँग के और भी जो वेपन्स है उसको रख करके पैदल आगे बढ़ना और आक्रमण करना, जो भी अगला राजा है उन पे आक्रमण करना। तो पैदल सेना की एक अलग ही भूमिका होती थी, अलग ही रोल होती थी। पैदल सेना अपना काम करता था। दूसरा होता था हाथी वाला सेना, जिसमें कि हज़ारों हज़ार की संख्या में क्या जाते थे? हाथी जाते थे। हाथी को सजाया जाता था युद्ध के दौरान और हाथी पे एक हौदा बना होता था ऊपर में और हाथी पे बहुत सारा जो सैनिक होते थे वो बैठ जाते थे और वो हौदा में बैठ के अपना युद्ध संचालित करते थे। हाथी के सूर में भी तलवार लगा होता था, हाथी के पैर में भी तलवार लगा होता था। इस प्रकार से जो युद्ध करते थे जिसमें कि काफ़ी जो सैनिक अन्य सैनिक हैं जो उनके अगेंस्ट में आए हुए हैं, उनको ये हाथी काफ़ी रौंद डालती थी। एक-एक हाथी लगभग 10-10 सैनिक को एक ही बार रौंद देती थी, खत्म कर देती थी। तो हाथी जो होता था वो काफ़ी मजबूती से युद्ध को जिताने में काम करता था। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। एक घोड़सवार भी हुआ करता था, घोड़सवार सेना और घोड़सवार सेना भी युद्ध को घोड़ा से भी सजाया जाता था क्योंकि घोड़ा जो होता था उसके मुँह में भी कुछ-कुछ तलवार लगा दिया जाता था और घोड़ा पे लोग बैठ के खुद तलवार लेकर के काफ़ी घोड़ा को तेज़ी दौड़ा के तलवार हवा में लहराते थे और इस प्रकार से जो भी उनके चपेट में पैदल सेना वाले आते थे, वो मारे जाते थे। है ना? घुड़सवार सेना जो होते थे, उनके प्रयोग से काफ़ी अलग-अलग टेरिटोरी जीतने का काम किया ये मगध साम्राज्य और इस प्रकार से वो बहुत मजबूती से अपना सत्ता को कायम रखने का काम किया है। तो घुड़सवार भी बहुत अहम रोल करा है, हाथी सेना भी बहुत अहम रोल करा है, पैदल सेना की संख्याएँ सबसे अधिक थी।
ठीक है? और युद्ध में कई अलग-अलग मंत्री होते थे, उनका रथ भी होता था, जिसमें कि सबसे जो बढ़िया रथ, विशेष रूप से रथ को सजाया जाता था, वो स्वयं राजा का रथ होता था। इसमें कि कम से कम 2-4 घोड़े बंधे होते थे रथ को खींचने के लिए, और रथ एक प्रॉपर ढंग से बंधा होता था, और उसमें राजा बैठते थे, और भी जो अन्य रथ होते थे उसमें बड़े-बड़े अधिकारी, मंत्रीगण बैठते थे, और कुछ रथ को भी युद्ध मैदान में लाया जाता था, ठीक है? एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको खुद चीज़ें समझ में आएगी कि भाई क्यों सर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिलिनी एक बहुत बड़े विद्वान थे। आप मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे डिटेल्स में जाकर के पिलिनी, पिलिनी के बारे में पढ़ोगे, और पिलिनी बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े इतिहासकार थे। वो किन के अंदर काम करते थे? पिलिनी, बताओ? मौर्य वंश के अंदर वो काम करते थे पिलिनी, और उनके अनुसार बाबू एक बात लिखा गया है कि लगभग 6 लाख पैदल सेना, कितना? 6 लाख, 6 लाख का पैदल सेना मौर्य सेना में शामिल हुआ करता था। आप समझ रहे हो? 6 लाख, मतलब 6 लाख सैनिक को मौर्य साम्राज्य के अंदर जॉब मिला हुआ था, जो कि पैदल सेना थे। अभी भी जो हमारे नरेंद्र मोदी के अंदर इतना इतना सेना है, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, वो सब पैदल सेना ही है ना? उन लोगों के पास घोड़ा हाथी नहीं रहता, वो सब पैदल ही हाथ गला में बंदूक टांग के युद्ध लड़ते हैं जब युद्ध होता है। बम वम रखते हैं, सब कुछ वेपन्स वगैरह की कमी नहीं है। तो लगभग कितना पैदल सेना था? लगभग 6 लाख का पैदल सेना था। और यदि हम घुड़सवार का बात करें बाबू, तो घुड़सवार लगभग आपका 60,000 के लगभग आपका घुड़सवार था। ये सब बात कौन बता रहे हैं अपने पुस्तक के माध्यम से? पिलिनी बता रहे हैं। पिलिनी एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। ठीक है? और लगभग 9,000 हाथी सेना था। तो समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 9-9 हजार हाथी सेना था, जबकि एक-एक हाथी जो होता था वो काफ़ी कॉस्टली होता था, और 9,000 हाथी को वो अफ़ोर्ड कर पा रहे थे, अपने साम्राज्य में रख रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास कोई कमी ही नहीं थी धन-दौलत की। उनके पास इतना हाथी, उनके जो ये बिहार वाले जंगल से निकलता था ना, मगध के बगल में एक राजगीर पड़ता है, उस इलाका में बहुत ज़्यादा हाथी निकाला जाता था। तो इनके पास हाथी भी था, घोड़ा भी था, पैदल सेना भी थे, लोहा की वजह से वेपन्स की कमी नहीं थी। मतलब एकदम कह लो कि बहुत मजबूत साम्राज्य में से एक था ये मौर्य साम्राज्य। इनके पास, इसके पास कोई चीज़ का कमी थी ही नहीं। धन, दौलत, पैसा, बल, खम सब कुछ था चंद्रगुप्त मौर्य के पास। इसके वजह से वो अलग-अलग टेरिटोरी को क्या करता था? जीतता था। ठीक है? और मौर्य के दरबार में जो होते थे, जो भी सेना शामिल होते थे, वो पूरा दमखम से कोशिश करते थे युद्ध को जीतने का ही। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत अधिकांश युद्ध जितना भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लड़ा गया है, उनमें से अधिकांश युद्ध जो है वो जीता ही गया है। बहुत रेयर ही युद्ध ऐसा है जो हारा गया है, क्योंकि इसके पास सेना की कोई कमी ही नहीं थी। लगभग 6 लाख का पैदल सेना, 60,000 का घुड़सवार सेना, और 9,000 का वो हाथी वाला सेना हुआ करता था। और मौर्य के दरबार में ये सभी सेना सजाए जाते थे। और इसी सेना के दमखम पर चंद्रगुप्त मौर्य पूरा भारत को क्या हुआ था? जीत लिया था। लगभग पूरा संपूर्ण भारत पे एक व्यक्ति शासन कर रहा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब पूरा भारत पे उस वक़्त बाबू आज के भारत से काफ़ी बड़ा हुआ करता था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जितने भी अन्य नेपाल, सब लोग भारत में ही मिले हुए थे, और भारत एक अखंड भारत हुआ करता था, बहुत बड़ा भारत। और उस पे इकलौता कोई शासन कर रहा था, वो राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य केंद्र शासक हुआ करते थे, क्योंकि केंद्रीय शासक, जैसे आज नरेंद्र मोदी है ना केंद्रीय शासक में सबसे बड़ा, उसी प्रकार से उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता देने के लिए जो अलग अलग छोटे छोटे महाजन पद थे, उसमें अलग अलग राजा होते थे, जो कि टैक्स कलेक्ट करके किसको पहुंचाते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का काम क्या होता था? वही टैक्स के पैसे से जो गरीब महाजन पद है उसको हेल्प करना। सरकार का काम क्या होता है? अमीर महाजन पद से पैसा कलेक्ट करना, और गरीब महाजन पद को हेल्प करना। आज दिल्ली देख लो, तो दिल्ली लगभग आज आज हमको डाटा जैसे पता चला है, दिल्ली में आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स के तौर पे नरेंद्र मोदी को जाती है। और वो पैसा से नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष में काफ़ी हेल्प करते हैं, और दिल्ली को वो मात्र 325 करोड़ लौटा पाते हैं, मतलब दिल्ली में डेवलप करने के लिए, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी, दिल्ली के पास दुनिया भर का पैसा है। तो जो नरेंद्र मोदी, उनको देने का भी उतना ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जिसके पास है ही तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देने से क्या फ़ायदा? कोई कमी ही नहीं है, ना सड़क, ना रोड, ना हॉस्पिटल, ना एजुकेशन, हर क्षेत्र में वो आगे है। साफ-सफाई भी अब हो रहा है। तो
नरेंद्र मोदी को लगता है कि दिल्ली पे जो पैसा खर्च करेंगे वो पैसा अगर हम बिहार में खर्च कर दें तो शायद बिहार सुधर जाए, वो पैसा यूपी में खर्च कर दें तो शायद यूपी ठीक हो जाए। तो सरकार का काम ही होता है अमीर लोगों से पैसा लेना और गरीब लोगों पे खर्च करना, है ना? अमीर राज्य से पैसा कमाओ और गरीब राज्य पे खर्च करो। तो ठीक ऐसा ही काम चंद्रगुप्त मौर्य भी करते थे कि जितने भी अन्य महाजनपद थे, वो सब चंद्रगुप्त मौर्य को टैक्स देते थे और चंद्रगुप्त मौर्य का काम होता था कि अन्य महाजनपद को डेवलप करना जो कमज़ोर है, आर्थिक गतिविधि से कमज़ोर है, भौगोलिक गतिविधि से कमज़ोर है, वहाँ जॉब प्रोवाइड करना, वहाँ चीज़ों को ठीक करना, एकदम सामान्य बनाना, अन्य महाजनपद के तुलना में उसको ठीक करना, यही काम चंद्रगुप्त मौर्य का था। और प्लिनी जैसे बड़े-बड़े विद्वान उनके दरबार में बसेरा करते थे, जस्टिन जैसे बड़े विद्वान उनके दरबार में रहते थे और चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल सेना के अबाउट में, जितना भी एकदम विशाल सेना चंद्रगुप्त मौर्य बना रखे थे, उसके अबाउट में इन लोगों ने बातें लिखी है। जैसे प्लिनी ने अपने पुस्तक में बहुत सारा बातें लिखी है, जस्टिन ने भी कहीं पीछे नहीं हटा, इन्होंने भी अपने पुस्तक में काफ़ी चीज़ों चंद्रगुप्त मौर्य के अबाउट में लिख डाला है कि भाई उनके सेना में एकदम इस तरह से उनके सेना प्रैक्टिस करती थी, उनकी सेना बहुत कड़ी धूप में ट्रेनिंग करती थी, दुनिया भर का वेपन्स उनको कहाँ से आता था, नहीं आता था, सेना कितना मजबूत थी, सेना कैसे आक्रमण करती थी, कितना एंगल पे वो तीर फेंकती थी, भाला फेंकती थी, एक-एक सेना कितना अन्य दुश्मन का जान लेती थी, हर एक-एक चीज़ डिटेल में लिखा हुआ है, इन लोगों के पुस्तक आप जाकर के पढ़ लेना, ठीक है? और एक मेगास्थनीज बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ठीक है? मेगास्थनीज ने एक बात कहा, जानते हो क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 6 गो समिति बनाई गई थी और जो 6 गो समिति होती थी ना, समिति, ये सरकार को हेल्प करती थी। जितने भी समिति थी, सब समिति में 5-5 गो सदस्य होती थी। 6 गो समिति थी और हर एक 6 समिति में 5-5 गो सदस्य होती थी। मतलब एक समिति में 5 सदस्य, दूसरे समिति में 5 सदस्य, तीसरे समिति में 5 सदस्य, चौथे समिति में 5 सदस्य, 5वें समिति में 5 सदस्य, छठे समिति में 5 सदस्य। इस प्रकार से 30 सदस्य हो गया, है ना? और सभी 5-5 सदस्य मिलके ये 6 समिति को चलाती थी। और ये प्लिनी एक बात और कहते हैं कि भाई जो सेना का रखरखाव होता है ना, सेना का रखरखाव या फिर जमींदार जो होते थे वो बड़े-बड़े, वो सेना का रखरखाव करते थे, मतलब बड़े-बड़े जमींदार जो होते थे, है ना? और क्योंकि सेना एक चीज़ याद रखो कि सेना जो होती है उनको वर्दी देना पड़ता है, उनको बंदूक देना पड़ता है, उनको वेपन्स देना पड़ता है, उनको और भी अलग लेवल का सुविधा देना पड़ता है, जिसकी वजह से सेना अपना काम को संचालित करती है। तो जो भी बड़े-बड़े ज़मींदार होते थे, वो काफ़ी टैक्स देते थे और ज़मींदार को एक अलग लेवल का पावर चंद्रगुप्त मौर्य में दिया हुआ था कि कुछ जो मेन-मेन सेक्टर है, वो सेक्टर को भी आप खुद सँभालें, है ना? क्योंकि बड़े-बड़े ज़मींदार जो होते थे वो राजा को बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे। तो ज़मींदारों का जो एक अलग दम-खम, दबदबा होता था मौर्य साम्राज्य के अंदर। और इस प्रकार से सैन्य विभाग जो है वो सिस्टमैटिक रूप से एकदम ढंग से चलाया जाता था। कभी-कभी ज़मींदार के भी माध्यम से इस चीज़ों को देखा जाता था, ठीक है? और न्याय व्यवस्था को काफ़ी अच्छा किया गया, काफ़ी मजबूत किया गया और प्रशासन व्यवस्था को काफ़ी ठीक किया गया और प्रशासन व्यवस्था काफ़ी मजबूत भी था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और एक चीज़ जान लो कि बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग जो व्यवस्थाएँ चल रही थी, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। मतलब कह लो कि जो व्यवस्थाएँ थी, उसमें सिर्फ़ प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए उसके अंदर न्यायिक व्यवस्था को भी डाला गया था। मतलब जनता को न्याय भी मिल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर जो व्यवस्थाएँ चल रही थी, उसमें जनता को क्या मिल रहा था बाबू? न्याय भी मिल रहा था। क्योंकि होता क्या है कि घर परिवार में टेंशन हो जाता है, भाई-भाई का ज़मीन के लिए टेंशन होता है और भी अन्य चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ न कुछ टेंशन होते ही रहता है फैमिली के बीच में। तो जो भाई लोग थे वो सब के बीच में क्या हो रहा था? टेंशन हो रहा था। तो टेंशन कभी-कभी मर्डर भी हो जाता था, कभी-कभी कुछ क्राइम हो गया तो वो सब चीज़ को देखने के लिए ना न्याय व्यवस्था को भी बनाया गया कि भाई जो समाज में क्राइम होता है, बहुत सारा बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है समाज में, अच्छा नहीं हो रहा है, तो चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ न्यायिक व्यवस्था को ठीक किया गया कि भाई सज़ा मिलना ज़रूरी होता है, यदि सज़ा नहीं मिलेगा, तो लोग गलती करते ही रहेंगे। आप मान लो कि जैसे हम हैं
और हम क्या करें ना भाई, जैसे किसी को ना बंदूक-वंदूक सटा के उसका पैसा छीन लिए, और इस प्रकार से ना हमको सज़ा-वज़ा मिल ही नहीं रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मेरा क्राइम बढ़ते ही जा रहा है। हम एक बंदूक खरीद लिए हैं 10-15 हज़ार में, और सबको सटा-सटा के उससे पैसा लूट रहे हैं, और हमको पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो मेरा मन क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, दिन-दिन भर घर में रहेंगे, रात में जाके किसी को लूट के दुनिया भर का पैसा ले आएँगे। तो जैसे ही हमको सज़ा मिल जाएगा, तो हम डरेंगे ना कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमको ये जो लूटा-लूटी वाला काम है ये करना नहीं है, क्योंकि अपन अब जेल में है और जेल में बंद हो गया, बहुत इरिटेट फ़ील होता है। मतलब सज़ा मिल गया ना, समझ में आ रहा है? तो सज़ा मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो न्यायिक व्यवस्था जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य में ठीक किए थे। बोले न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखो, जो न्यायिक व्यवस्था था उसको एक, मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसको एक अलग ढांचे से देखे चंद्रगुप्त मौर्य, और न्याय व्यवस्था को अलग ढांचे से देखे। न्यायिक व्यवस्था का मतलब जानते हो, जो सबसे बड़ा हेड होता है न्याय देने का, जो सबसे मेन, जैसे आज के डेट में कौन है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। आज के डेट में जब संविधान है भारत में, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त तो बहुत अन्य न्यायाधीश थे ही साम्राज्य में, लेकिन जो सबसे मेन हेड होता था बाबू, वो स्वयं राजा ही होता था। मतलब राजा के हाथ में ही पावर होता था, क्या चीज करने का, न्याय देने का। नहीं समझे? राजा को एकदम संपूर्ण पावर दिया गया था कि भाई आप क्या कर सकते हो, न्याय दे सकते हो, है ना? संपूर्ण पावर था राजा को कि भाई कोई अगर न्याय दे ना दे साम्राज्य में, आप न्याय दे सकते हो। और राजा में ही न्यायिक शक्तियों एक अलग रूप से बनी हुई थी। मतलब जो फाइनल डिसीजन होता है, जैसे कि मान लो कि कोई बंदा है, मर्डर कर दिया, अब उसको जेल जाना है या नहीं जाना है, इस बात का जो फाइनल डिसीजन है वो राजा ही बताएगा। क्या इसको फांसी का सजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सजा माफ कर दिया जाएगा, ये राजा ही बताएगा। अभी हम आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल साइंस जब हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, जब आपको हम पॉलिटिक खत्म करेंगे, तो हमारे संविधान में लिखा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे देती है, तो वो फांसी की सजा को माफ करने का जो ताकत है वो हमारे राष्ट्रपति को है। यदि हमारी राष्ट्रपति चाहेंगे, तो उस जो पार्टिकुलर व्यक्ति है, अगर वो पार्टिकुलर व्यक्ति राष्ट्रपति का गोर पकड़ लेगा, जा करके माफी मांगेगा, तो राष्ट्रपति यदि चाहेंगे तो उस व्यक्ति का फांसी का सजा माफ करा सकते हैं। आज की डेट में फाइनल डिसीजन लेने का पावर भी किसी न्याय, मतलब न्यायिक संबंधी कार्य में भी राष्ट्रपति को दिया गया है। तो समझो कि जो कार्य पहले चलते आ रहा था, ठीक वही कार्य आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम पहले चल रहा था बाबू, वही काम आज भी है, लेकिन आज थोड़ा-सा तरीका क्या है, अलग है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप फ़ील फ्री पूछ सकते हो, क्योंकि चीज़ें वही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबू बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। आज संविधान बन गया है, बस जो राजा लिखित रूप में नहीं रखते थे, आज लिखित हो गया है। थोड़ा-सा नियम कानून बढ़ गया है, चीज़ों थोड़ा-सा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो बस और कुछ नहीं है, बाद बाकी सब कुछ वही है। हाँ, थोड़ा-सा और चेंजिंग आज की डेट में कि राजा का बेटा राजा नहीं बन पाता है, जनता ही चूज़ चूज़ करता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। आज की डेट में भी जो राजा-वाजा बन जाते हैं, मान लो कि लालू यादव था राजा, बिहार का मुख्यमंत्री था, तो आज उसका बेटा तेजस्वी को विरासत में तो कुर्सी मिल ही गया, है ना? कल के डेट में उसका जो बेटा हुआ है, वो भी आ ही जाएगा पॉलिटिक्स में। अब भाई रामविलास पासवान को देख लो, उसका बेटा आ ही गया। तो इस क्षेत्र में भी ना वो चल ही रहा है नेपोटिज्म वाला काम, कि खासकर बेटा-बेटा को बना ही देता है। आप देखो ना वो राहुल गांधी के परिवार में, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सब तो एक ही परिवार के हैं। तो सब लोग तो आ ही रहे हैं भाई पॉलिटिक्स में, इसमें सब मतलब कहीं न कहीं ऐसा होता ही है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री रहते हैं, जो प्रधानमंत्री रहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा हमसे छोटा पद पे रहे। जितने भी अधिकारीगण हैं, सब तो छोटा पद है ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सामने। तो वो हमेशा चाहेंगे कि भाई हमारा बेटा हमारे बराबर रहे या तो हमसे ऊँचा रहे, है ना? तो ऐसा कुछ होता है आज के डेट में भी। तो लोग अपने बेटा को भी खड़ा करते हैं। जनता उनको ही सपोर्ट करती है। लोग गरीब आम आदमी उठ के बड़े-बड़े पद पे नहीं जा पा रहा है। वो अलग बात है कि केजरीवाल दिल्ली में चीज़ों को एस्टेब्लिश किए, आम आदमी को भी बड़े-बड़े नेता बना रहे हैं, बड़े-बड़े काम करने का मौका दे रहे हैं। आम आदमी जैसे हम आप हो गए, मज़दूर हो गए, और भी जिसका कोई जान-पहचान ही नहीं है इस देश दुनिया में, वो उसको कहते हैं आम आदमी।
अब जैसे खान सर हो गया, वो आम आदमी थोड़ी, वो तो बड़ा आदमी है। उसको तो दिल्ली जाएगा, बम्बई जाएगा, रांची जाएगा, उसको सब पहचानेगा। आम आदमी कौन हो गए? हम हो गए। अब हम भाई, अभी तो हम यूट्यूबर भी नहीं है, अभी तो मेरा छोटा-मोटा चैनल है, तो हमको कौन पहचानेगा? है ना? हम लोग आम आदमी हैं। शाहरुख खान आम आदमी है? नहीं, बिल्कुल आम आदमी नहीं है। वो जहाँ जाएगा उसका चिन-जान। अमिताभ बच्चन आम आदमी है? नहीं, वो तो बड़ा आदमी है भाई साहब, वो सब बड़ा आदमी है, वो सब आम आदमी नहीं है। आम आदमी हम हो गए, आप हो गए, आपके बाजू वाला दुकानदार हो गया, ये सब आम आदमी है। ये सब ना खगड़िया से बेगूसराय चल जाएगा ना, तो उसको कोई नहीं पहचानेगा। खगड़िया का मार्केट चला जाएगा तो भी कोई नहीं पहचानेगा। वो आम आदमी है, एकदम नॉर्मल जनता, जो इसका काम सिर्फ़ 2 पैसा कमाना और मेहनत करके रात में रोटी खाना, अपने परिवार के साथ ठीक-ठाक खुशी से जीवन बिताना, और मकसद एक ही कि बस अपने बच्चे हैं उनको पढ़ाना-लिखाना और ठीक-ठाक उनको भी आम आदमी बनाना। इससे ज़्यादा वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। तो न्यायिक शक्ति जो बनी चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, वो काफ़ी बहुत अच्छा हो गया, उससे साम्राज्य में शांति छा गया, और इतना बड़ा जो विशाल साम्राज्य जो चल रहा था, वो चीज़ें, न्याय भी उसमें बहुत बड़ा रोल करता है। क्योंकि न्याय के बिना इतना बड़ा साम्राज्य को चलाना बहुत असंभव कार्य था। तो न्याय को डाला गया, है ना? और छोटे-छोटे जितने भी क्षेत्र थे बाबू, जितने भी छोटे-मोटे क्षेत्र थे, हर एक क्षेत्र में छोटे-मोटे न्यायालय को भी खोला गया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या बोलते हैं कि भाई न्यायालय हर एक जगह होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो भाई कहीं भी हो सकती है। मान लो खगड़िया के चौथम गाँव में लड़ाई हो गई, बेगूसराय के बलिया में लड़ाई हो गई, लड़ाई तो कहीं भी हो सकती है ना। हैं? लड़ाई का कोई अंत है? कोई भी गाँव में उठ सकता है लड़ाई। तो वो लोग लड़ाई करके मेरे पास आएगा तो क्या हम कितना कट सॉल्व करेंगे? इतना बड़ा देश दुनिया है, और सब मेरे पास ही न्याय व्यवस्था लेने, न्याय को लेने के लिए आएगा, तो हम सब तो बड़ा-बड़ा लाइन लगा लेगा मेरे घर के आगे, तो हम कितना को सॉल्व करेंगे? तो इसलिए छोटा-छोटा जगह पे छोटा-छोटा न्यायालय को खोला जाए, उसमें पढ़े-लिखे एक जज को बैठाया ही जाए, और वो न्याय देने का काम करेंगे स्थानीय तौर पे, ठीक है? जो न्याय के हेड होते थे बाबू, उसको राजुक कहा जाता था। और राजुक बहुत बड़े अधिकारी होते थे, वो न्यायालय के हेड ही होते थे। मतलब राजुक, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है। पिछले ईयर्स का पेपर देखना। राजुक कहा जाता था, क्या कहा जाता था? न्याय के हेड को राजुक कहा जाता था। और जो न्यायालय होता था, वो न्यायालय लगभग 2 भागों में बँटा हुआ था। अब आप बोलोगे ये क्या सर? हाँ जी भाई, 2 भागों में न्यायालय बँटा हुआ था। अब आपको नहीं पता है तो हम क्या करें? चलिए बताते हैं। एक ऐसा न्यायालय था ना जिसमें कि दीवानी मामलों को सुलझाया जाता था। अब आप बोलोगे सर ये दीवानी मामला क्या होता है? तो बाबू, दीवानी का मतलब होता है वैसा मामला जिसमें ज़मीन से रिलेटेड जुड़े हुए विवाद। दीवानी का मतलब क्या होता है? ज़मीन से जुड़े हुए विवाद। और जब ज़मीन का विवाद होता है ना बाबू, तो उसमें कोई सज़ा नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि हम अपन एक भाई हैं, और हमारा छोटा वाला भाई है, और हम दोनों लड़ लिए हैं कि भाई ये ज़मीन मेरा है, तो वो कह रहा है मेरा है। और फिर हमारा जो जज है वो फैसला ले लिया कि जो ज़मीन है, ये उनके बड़े भाई अभिषेक जो हैं उनके ही हिस्से में जाता है। क्योंकि कुछ ऐसा कुछ-कुछ गतिविधि है, तो चलो अभिषेक का ही ज़मीन हो गया। तो छोटा भाई जेल थोड़ी चला जाएगा। सरकार का काम है बँटवारा कर देना, और जब सरकार चीज़ों को, ज़मीन को बाँट देती है आपस में दोनों भाई को इक्वल हाफ़ में, तो फिर अगर फिर भी भाई लड़ रहे हैं, तो फिर तो वो तो बहुत केस बढ़ते जा रहा है। इसलिए सरकार को जो एक्सेप्ट, मतलब सरकार जो डिसीज़न लेगी, सरकार के जो न्यायालय, सरकार के जो छोटे-छोटे न्यायालय हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर स्टेट लेवल पे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका क्या है? लोकल न्यायालय होता है ना, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है एक आपका, पटना में आपका हाई कोर्ट हो गया जो कि स्टेट लेवल पे होता है, दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट है, सब पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में, है ना? तो जो भी न्यायालय फैसला दे देता है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना ही होता है। कह दिया कि भाई जो घर नंबर 3 और 4 अभिषेक का है, तो घर नंबर 2 और 1 ये राहुल का है, ये दोनों भाई हैं। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए लड़ नहीं सकते हो कि भाई हमको 3-3 घर चाहिए, क्योंकि लड़ोगे तो फिर जेल जाओगे। और ज़मीन के मामले में जेल नहीं जाया जाता है, क्योंकि सरकार एक ही बात बोला कि ज़मीन वाला केस में हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, हम आपको जो ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं उसको हम बराबरी में बाँट देंगे, ठीक है? केस हार जाओगे तो वो ज़मीन आपके हाथ से चला जाएगा, केस जीत जाओगे तो वो ज़मीन आपके पास रहेगा, बस इसमें यही फैसला सुनाया जाता है। और न्यायालय एक दीवानी वाला होता है जिसमें ज़मीन का मामला को सुलझाया जाता है। अच्छा, एक दूसरा न्यायालय होता है जिसमें फौजदारी मामला। अब आप बोलोगे सर ये फौजदारी क्या होता है? तो फौजदारी का मतलब होता है बाबू, जैसे आप चोरी कर लिए, डकैती कर दिए, या मर्डर कर दिए,
तो ये सब कांड या फिर कुछ गलत ही कर दिए, है ना? ये सब कुछ कांड किए हो तो आपको जेल तो होना ही है। आपने किसी बच्चे को पकड़ के मार दिया, है ना? आपको कोई डॉग तंग कर रहा था, आप उसको गोली मार दिए। तो आप पे केस कर दिया तो फिर आप जेल जाओगे, या फिर आप कोई चिड़िया को पकड़ के ना बंद कर लिए घर में, तो ये सब गलत काम है। ये सब चोरी-चकारी सरकार से करना हो गया। तो फिर इस वजह से आप जेल जाओगे, है ना? आप किसी मान लो ज़मीन के लिए लड़ रहा था और हम क्या किए कि अपने छोटे भाई को गोली मार दिए, तो फिर तो हम क्राइम कर लिए ना, हम मुजरिम हो गए। और जब हम किसी को मार दिए, पीट दिए, काट दिए, माथा फोड़ दिए, डकैती कर लिए, चोरी कर लिए, ये सब मामले में सरकार सीधे बोला है कि माफ़ी नहीं मिलेगी, सीधे जेल जाओगे। तुम्हारा घर बाबू जेल है, जेल में ही सड़ो गलो। इसमें सरकार क्या आपको मतलब समझाएगी? कुछ समझाना नहीं है। जेल में जाओ, जेल में अपना पुलिस की डंडा लगेगी, पूरा दबा के मार-उर लगेगा, 1 आध साल रहोगे, समझ में आ जाएगा, तब आप बाहर निकल के खुद सुधर जाओगे। क्या है कि चोरी किए 1 दिन, जेल में एकदम 2-3 साल बंद रहे, उससे जाके दर्द पूछो जो दिन-दिन भर घर में बंद रहते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। है ना? बहुत दर्द होता है कि दिन-दिन भर घर में चार दीवारी के अंदर ही बंद रहना, चार दीवारी के अंदर ही बंद रहना, अपने आप में ये बाबू बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि चारों दीवारी के अंदर बंद रहना, ये सोचो कैसा व्यवस्था है। उसको फ्रीडम नाम का चीज़ नहीं, वो कहीं नहीं जा सकता, एक दुकान भी नहीं। तो वैसे लोगों को क्या लगता होगा? चारों दीवारी के अंदर बंद रहना, जेल में भी वही है ना, जो बड़े से बड़े घुमक्कर होते थे, वो सब भाई जेल में जाकर के चार दीवारी के अंदर जाने 10-10 साल तक बंद रहते हैं, तो सोचो उनको कैसा फ़ील होता होगा। जो लड़का टाइम देखता था भाई दिन का 2 बज गया चलो मार्केट में घूम के आते हैं, ये मित्र के साथ मिलते हैं, आज ये कुछ काम कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, तो वो लोगों को कैसा फ़ील होगा, ठीक है? एक एक न्यायालय होता था दीवानी जिसमें जमीन का मामला, दूसरा न्यायालय होता था फौजदारी जिसमें चोरी डकैती का मामला, और तीसरा न्यायालय होता था धर्म अस्थाई न्यायालय। ये सभी न्यायालय बाबू चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होती थी। एक चीज याद रखो, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब आपका पीटी के साथ मेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चीजों को याद रखोगे तभी आपका मेंस में हाथ चलेगा, ठीक है? और धर्म अस्थाई न्यायालय जो होता था, अब आप बोलोगे सर ये कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, धर्म अस्थाई न्यायालय का मतलब जिसमें दीवानी मामले की सुनवाई तो होती थी अच्छे से, उसी को कहते हैं धर्म अस्थाई न्यायालय, ठीक ना? दीवानी मामले की सुनवाई ढंग से किया जाता था कि हाँ जमीन ये किसका है ना? एक होता था कंटक शोधन न्यायालय। अब आप बोलोगे सर ये कंटक शोधन न्यायालय क्या होता था? जिसमें कि फौजदारी मामले की सुनवाई होती थी। आया समझ में? फौजदारी का मतलब वही चोरी डकैती, है ना? फौज क्या करता है? चोरी डकैती मतलब डकैत लोग को मारता है ना फौज। तो याद रखना कि फौजदारी हो गया चोरी डकैती वाला मामला। अच्छा ये जो हो गया आपका दीवानी, तो लोग ज़मीन खरीदने के पीछे दीवाना रहता है कि भाई ये ज़मीन मेरा हो जाए। तो दीवानी मामला ज़मीन के लिए, फौजदारी मामला अच्छा जो चोरी डकैती करता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसका सुनवाई कहाँ होता था? फौजदारी मामला का सुनवाई तो कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मामला का सुनवाई होता था। और राजा को अपने जो भी विभाग होते थे, मतलब जितना भी अलग लेवल का विभाग राजा को बनाया गया था, जो बहुत अलग-अलग जगह सेटल थे, अलग-अलग विभाग, तो होता क्या था देखो, जो भी अलग-अलग विभाग थे ना, वो सब विभाग में एक-एक क्या होता था, गुप्तचर व्यवस्था को बनाया जाता था। क्योंकि गुप्तचर जो होता था वो राजा का बहुत खास आदमी होता था। अब राजा बोला क्या, विभाग विभाग में बड़े-बड़े अधिकारीगण हैं और वो विभाग में चीज़ों को लूटेंगे, बटोरेंगे और हमको बताएँगे नहीं, और चीज़ों को वो खुद टैक्स वैक्स कलेक्ट करके खुद पैसा खाने-वाने ना लग जाएँ। तो क्या करना है, तो हर एक विभाग में कम से कम ठीक-ठाक कुछ-कुछ संख्या में गुप्तचर को भी छोड़ देना है। अब ये गुप्तचर क्या करेंगे? तो पता करेंगे, अभिषेक कुमार है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, अच्छा ये जनता से टैक्स वसूल रहा है, तो ये गुप्तचर पता करेगा कि ये जो किसान भाई हैं ये कितना टैक्स दिए हैं इसको, अच्छा 50,000 रुपया दिए हैं, ठीक है। अब वो अधिकारी राजा को बोलता है 15,000 दिया है टैक्स, तो राजा वो 15,000 एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन वो अपने गुप्तचर से पूछेगा कि इधर आओ भाई, तुम कुछ पता किए थे कि इसको टैक्स कितना दिया गया था? तो ये बोलेगा सर ये इसको 50,000 दिया गया था फलना आदमी के द्वारा। तब वो गुप्तचर जो है उसके वजह से राजा को पता चल जाएगा, तो अधिकारी को बुला के वो दंड भी देगा राजा और भगा भी देगा वो काम से। तो ये गुप्तचर जो होता था चीज़ों को ना ठीक करने के लिए बनाया गया था कि इसका जो शासन व्यवस्था है उसमें चोरी-चकारी, घूसखोरी, बेईमानी,
इस तरह का काम कुछ ना हो, ये गुप्तचर विभाग चीज़ों को और भी ढंग का बनाएगा, है ना? गुप्तचर पता करते रहता था कि चीज़ जो भी साम्राज्य में अलग-अलग विभाग है, उसमें कहीं चोरी-चकारी चल तो नहीं रही है, चीज़ें सब कुछ सही तो चल रही है। ये न्यूज़ बटोर-बटोर के लाता था राजा को और राजा को चुपचाप कान में बता देता था और राजा चीज़ें जान जाते थे, फिर उस पे एक्शन लेते थे, ठीक है? और दूसरा चीज़ गुप्तचर का एक और काम था कि जैसे साम्राज्य में राजा के जो दुश्मन होते थे, कहीं वो राजा के अगेंस्ट कुछ-कुछ प्लानिंग तो बना नहीं रहे हैं राजा को मारने-पीटने के लिए, कहीं राजा का नाम का सुपारी तो नहीं निकल रहा है, कोई राजा को मारना-वारना तो नहीं चाहता है। तो इसलिए जो गुप्तचर होते थे, वो ये भी पता लगाते रहते थे कि भाई राजा को कोई मार-पीट ना दे, तो इस वजह से गुप्तचर पहले ही भंडा फोड़ देता था राजा के कान में आके कि सुनिए ना राजा साहेब, जो राहुल नाम का लड़का है ना, वो आपको आज मारने का प्लानिंग कर रहा है। तो फिर राहुल को आप देख लीजिए। तो फिर राजा जो होते थे वो राहुल राहुल जब तक उसको मारेगा 3 बजे शाम में, 2 बजे शाम में ही राहुल को एकदम कंप्लीट रूप से मार देते थे राजा स्वयं, ठीक है? पहले ही भंडा फोड़ने का काम ये गुप्तचर करता था और गुप्तचर की जो नियुक्ति की जाती थी, वो राजा के द्वारा स्वयं की जाती थी। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बाबू? किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, आप हमसे पूछ सकते हैं। है ना? हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का काम करें ताकि आपको सब कुछ कहानी के रूप में समझ में आ जाए। देखिए, शॉर्टकट्स कोई भी चीज़ का नहीं होता है। आप चाहोगे तो प्राचीन और मध्यकाल नहीं भी पढ़ोगे तो आप 2-4 नंबर है, वो एमसीक्यू वगैरह जैसे-तैसे रट के भी आप कर सकते हो काम। लेकिन बाबू आगे जाकर के मेंस है, तो मेंस में चीज़ें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। वहाँ तो आपका प्रेज़ेंटेशन पे ही मार्क्स मिलता है कि आप चीज़ों को कैसे लिखते हो, समझाते हो, है ना? चीज़ों को क्या करते हो क्योंकि आप जब अधिकारी बनोगे तो आपको बहुत समझो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मिलेगा कि किसका ज़मीन था, कितना ज़मीन था, अच्छा ज़मीन में बँटवारा किसका-किसका हुआ, कहाँ से क्या हुआ, नहीं हुआ, उसका पूरा का पूरा कागज़ आपको तैयार करना होगा। तो आप चीज़ों को प्रेज़ेंट उस वक़्त भी करोगे लेकिन जो ज़मीनी तौर पे काम है, जो जनता का काम है उसको आप प्रेज़ेंट करोगे सरकार को दिखाने के लिए। तो ये जो राजा-बाजा का चीज़ आपको पढ़ना होता है डिटेल्स में जाकर के, ये सब चीज़ को आप कितना बढ़िया से लिख पा रहे हो, कितना बढ़िया से चीज़ों को प्रेज़ेंट कर पा रहे हो, तो यही सब चीज़ ना देखेगा बोर्ड, तब ना आपको राजा का ऊँचा अधिकारी बनाएगा। ऐसे क्यों बनाएगा? जब आप उस लायक ही नहीं रहोगे तो क क्यों आपको अधिकारी बनाएगा? वो देखेगा कि ये लड़का जो है चीज़ों को अच्छा से प्रेज़ेंट कर ही नहीं पाता है, तो क्यों सरकार आपको अधिकारी बनाएगा? कल के डेट में आप काम में जाओगे, कुछ लंद-फंद कर दोगे, कुछ कागज़ बढ़िया से नहीं तैयार कर पाओगे। तो यही सब चीज़ चेक करने के लिए आपको पढ़ाया-लिखाया जाता है इतना बढ़िया से। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? और गुप्तचर विभाग जो है मौर्य साम्राज्य में काफ़ी रोल अदा कर रही थी। ठीक है? और गुप्तचरों के माध्यम से किस प्रकार का जो भावना है राजा के मन में अलग-अलग तरह का भावना उत्पन्न होता था। जैसे समाज में जो होता था, इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलता था कि राजा के गुप्तचर भी घूम रहे हैं। ठीक है? और समाज के बारे में जो भी न्यूज़ हैं जैसे चोरी, चकारी, डकैती, समाज में क्या-क्या हो रहा है, तस्करी चल रहा है, किस चीज़ का धंधा हो रहा है, लोग और क्या-क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का चीज़ जो चीज़ों था सब चीज़ के बारे में गुप्तचर जो होते थे वो पता कर के ला देते थे और राजा इस चीज़ को बहुत खुश हो जाता था। सब चीज़ के बारे में समाज-वमाज के बारे में पता करके ला देते थे गुप्तचर लोग। ठीक है? और राजा के विरुद्ध में किसी प्रकार का समझ लो षड्यंत्र अगर रचा जाए तो उसके बारे में भी गुप्तचर पता करके ला देता था कि राजा साहब आपको मारने वाला है, ऐसा-ऐसा बात है। और एक चीज़ याद रखना कि जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है, तो गुप्तचर हैं, उसके बारे में क्या लिखा गया अर्थशास्त्र में पता है? कौटिल्य लिखे हैं ये बात, कि जो गुप्तचर होते थे मौर्य साम्राज्य में, उसे गुड प्रूस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुड प्रूस। यही नाम कह के राजा उसको क्या कहते हैं उसको हिंदी में? संबोधित करते थे। संबोधित करते थे। क्या करते थे? संबोधित। गुड प्रूस कहकर उसको संबोधित करते थे और इसके अलावा जो गुप्तचर होते थे, जो चीज़ें चल रही थी, है ना? गुप्तचर के अबाउट में अर्थशास्त्र में यह जानकारी भी आपको डिटेल्स में जाकर के मिल जाएगी कि जो गुप्तचर हैं उसे 2 भागों में 2 प्रकार में डिवाइड किया गया था। एक वैसे गुप्तचर थे जो किसी स्थान या विशेष स्थान में रह कर के राजा के संबंध में या फिर समाज के संबंध में जानकारी को कलेक्ट करते थे।
एक विशेष स्थान पे रहते थे। हम राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मेरा गुप्तचर रह रहा है वेस्ट बंगाल में। हम राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मेरा गुप्तचर रह रहा है दिल्ली में। हम राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, हमारा गुप्तचर रह रहा है बेंगलोर में, और बेंगलोर में मेरे बारे में क्या बातें बन रही है पता कर करके हमको बता रहा है। नहीं समझे? तो हमारा कई गुप्तचर है, कोई बेंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में है, कोई कोलकाता में है, कोई चेन्नई में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई अफगानिस्तान में है। अलग अलग क्षेत्र में मेरा गुप्तचर फैला हुआ है, और हर एक लोग अपने अपना राजा के बारे में क्या बातें बनाई जा रही है, राजा के बारे में जनता क्या बोल रहे हैं, राजा को कौन मारने वाला है, लोग कितना चकारी चोरी कर रहे हैं, सब कुछ यही गुप्तचर जो अलग अलग जगह फैले हुए थे यही सब पता कर करके राजा को बता देते थे। अच्छा, दूसरे गुप्तचर भी जो होते थे वो ऐसे गुप्तचर होते थे जो समाज में घूम घूम कर जानकारी को पता करते थे। मतलब ये गुप्तचर एक घुमक्कर गुप्तचर होता था। जैसे ये गुप्तचर खगड़िया में भी आया, कुछ बात पता किया, फिर मन किया बेगूसराय चला गया, फिर इसका मन किया बरौनी चला गया, फिर उधर से पटना चला गया, पटना से बनारस चला गया। तो वो घूम घूम के चीज़ों को पता करने का काम करता था। समाज में घूमते रहता था, ये गली से वो गली, वो गली से वो गली, और पता करने का प्रयास करता था कि राजा के बारे में क्या कुछ प्लानिंग बन रही है, राजा का विभाग कैसा चल रहा है। जो अस्थिर रहकर जानकारी प्राप्त करते थे उस संस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ? उसे संस्था ही कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है? संस्था ही कहा जाता है। जो अस्थिर रहकर जानकारी को प्राप्त करते थे उसे क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता है। और जो घूम घूम कर जानकारी प्राप्त करते थे उसे संचार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संचार। जो घूम घूम के जानकारी पता करते थे उसे संचार कहा जाता था। जो स्थिर रह करके एक ही जगह रह बैठ के जानकारी पता करते थे उसे संस्था कहा जाता था। और इस प्रकार से संस्था और संचार के माध्यम से जो जासूसी की जाती थी समाज में वो एक अलग लेवल की थी। ठीक है? और बहुत बड़ा एक चीज जान लो बाबू मौर्य साम्राज्य के अबाउट में, कि जो मौर्य साम्राज्य आपका है वो 5 प्रांत में विभाजित था। कितना प्रांत में? 5 प्रांत में विभाजित किया गया था। 5 प्रांत, कितना प्रांत? 5 प्रांत। और ये जो 5 प्रांत है, अब आप बोलोगे सर कुछ समझे नहीं, ये 5 प्रांत कौन-कौन सा है? तो देखो हम आपको थोड़ा-सा खोल के बताएँगे। आज हम चलो अपना पूरा दिखाई देते हैं क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। क्या 5 प्रांत थे? पहला था उत्तरा प्रांत। क्या था? उत्तरा प्रांत। अब आप बोलोगे सर उत्तरा प्रांत कहाँ पड़ता था? तो आप उत्तर वाला क्षेत्र चले जाओ। आज भारत का मैप हम हमेशा आपको सिखाएँ आप मैप पढ़ा करो। आप मैप पढ़ते नहीं हो। हमको आगे कोसते हो कि सर आप उत्तर दक्षिण क्या बोलते हो, कुछ समझ नहीं आता। आप बाबू मैप लो, अपने खुद मैप पढ़ो अच्छे से, चीज़ें समझ में आएगी। उत्तरा पथ जो आपका क्षेत्र है उत्तर वाला क्षेत्र चले जाओ। उत्तर वाला क्षेत्र में कौन-कौन सा आ गया अभी? मैप खोल लो इंडिया का। देखो मैप देखो। जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब उत्तर वाला क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, राजधानी जो है वो उत्तर वाला क्षेत्र में जो पाकिस्तान है उसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, क्योंकि तक्षशिला सबसे मेन जगह स्पॉट बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये उत्तर वाला जो क्षेत्र था उसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। और तक्षशिला राजधानी लगभग जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबको देख लेती थी अकेले। ठीक है? ये उत्तर वाला क्षेत्र में पड़ता था, इसके उत्तरापथ कहते हैं, उत्तरापथ। दूसरा था बाबू दक्षिणापथ। ये उत्तरापथ एक प्रांत हुआ करता था। अब दूसरा प्रांत आते हैं। दूसरा होता था दक्षिणा प्रांत। अच्छा, दक्षिण भारत की ओर चले जाओ तो वहाँ सर्वगिरी नाम का एक जगह है, उसको ही बनाया गया था सबसे मेन स्पॉट। तो दक्षिणा प्रांत में सर्वगिरी को प्रांत बनाया गया था। अच्छा, पूर्वी भाग की तरफ चले जाओ, भारत का मैप खोलो तब समझ में आएगा। पूर्वी पूर्वी भाग की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपका जो आपका पूर्वी भाग में थोड़ा-सा नाम भूल रहे हैं, लेकिन पूर्वी भाग में ना पाटलिपुत्र, शायद राजधानी पाटलिपुत्र बनाया गया था। वो जो प्रांत था ना, मगध, मगध वाला था पूर्वी भाग में। थोड़ा-सा हमको देखना पड़ेगा। पूर्वी भाग में शायद मगध या पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पाटलिपुत्र को राजधानी। अच्छा, चौथा नंबर में चले जाओ अवंती वाला क्षेत्र। तो अवंती में उज्जैनी पड़ता है, आज जो मध्य प्रदेश है, भोपाल, है ना? तो उज्जैनी वाला क्षेत्र अवंती, अवंती वाला जो अवंती महाजनपद था उसे उज्जैनी क्षेत्र कहा जाता था। और कलिंग क्षेत्र एक होता था, कलिंग। कलिंग समझते हो? इसकी राजधानी तोसली होती थी। कलिंग वाला क्षेत्र की राजधानी तोसली। और ये 5वां प्रांत था चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये जो पांचों प्रांत था, ये पांचों प्रांत को छोटे-छोटे पार्ट में बाँटा गया और छोटे-छोटे विभाग बनाया गया और शासन व्यवस्था को सुसंचालित किया गया।
किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि जो प्रांत होते थे, जिसे छोटे-छोटे प्रांत होते थे, जिसे विषय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषय, छोटे-छोटे प्रांत को, छोटे-छोटे जगह को। और इस विषय के जो हेड होते थे, वो विषयपति होते थे। कौन होते थे हेड? विषयपति। और जो राजा के पुत्र हुआ करते थे, वो अक्सर वही प्रांत के हेड हुआ बनते थे। क्योंकि राजा सामाजिक रूप से और गुप्त रूप से कई शादियां कर लेते थे। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ये सब अच्छा शासक थे, इन लोगों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़े हैं। तो ये किसी विशेष लड़की से ही प्रेम करके विवाह किए, और वैसा इन लोगों का मतलब लक्षण, इनका लक्षण अच्छा था। लक्षण अन्य राजा की तरह, जो मध्यकालीन में मुस्लिम जब आते हैं ना, तो वो सब मुस्लिम राजा जितने भी रहते हैं, जैसे आपका शुरू से ही देख लो ना, वो गुलाम वंश से उठा लो, और फिर इधर दिल्ली सल्तनत के बहादुर शाह जफर सेकेंड, मुगल वंश के राजा तक में, इन लोगों का लक्षण थोड़ा सा डाउन रहता है। मतलब वो कैरेक्टर वाइज अगर देखा जाए, तो ये लोग कई शादियां करते हैं, कई लड़की का मतलब साथ रहना चाहते हैं। तो इन लोगों का जो नेचर है, ये सब थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बहुत पॉल्यूटेड नेचर है। ऐसा नेचर के नेचर में वो एक महिला के साथ खुश ना रहना, अलग-अलग महिला में वो अपना सुख ढूँढते थे, तो वो कहीं न कहीं समझो कि मतलब एक समाज में जो चीज़ें जाता है, मतलब समाज में जो भी इन्फॉर्मेशन जाता है, लोग समाज राजा को देख के ही गलत बनते हैं। सोचते हैं कि जब हमारे राजा ही 10-10 शादी, 20-20 शादी कर रखे हैं, इतना-इतना उनके दरबार में दास है, रखैल है, इतना-इतना लोग हैं, तो उन लोगों को देख के ना समाज भी खराब होते जाता है। समाज के लोग भी इस तरह का ही चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि गार्जियन को देख के ही उनके बच्चे सीखते हैं। तो गार्जियन के रूप में यदि राजा काम कर रहा है आपके अंदर, आप राजा के अंदर हो, तो आप राजा को देख के ही सीखोगे। तो मौर्य वंश के तरफ थोड़ा जाओगे, तो उधर थोड़ा साफ-सुथरा था इस सब क्षेत्र में, लेकिन फिर भी जो राजा होते थे, अगर उनको अब देखा जाए, तो इन लोगों को होता क्या था कि भाई, ये जो जैसे मौर्य वंश में भी, तो विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो और भी अन्य राजा हैं, खैर चंद्रगुप्त मौर्य की भी शादी हुई है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो उतना मतलब पॉल्यूटेड नहीं था। वो लोग ना मतलब जो भी बच्चे हो जाते थे मुस्लिम वगैरह में, आगे जाके पढ़ोगे तो वो लोगों को ना मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी महिला थी जो प्रेग्नेंट हो जाती थी, दास थी। तो उन लोगों के बच्चे की वैल्यू देते ही नहीं थे राजा, मतलब उसको ना उसको नाजायज़ संतान मानते थे, मतलब जिसका कोई जान-पहचान है ही नहीं। जबकि हुए हैं वो राजा से ही उत्पन्न हुए हैं वो संतान, लेकिन वो संतान की वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन इधर मौर्य में जो इस तरह का होता था, तो मौर्य वाले ना इस चीज़ का थोड़ा वैल्यू भी देते थे। हाँ, ये मतलब उस तरह का नहीं था कि मतलब दरिंदा टाइप का, कि चलो बच्चे हो गए तो फिर बच्चे को रोड पे छोड़ दिए, इस तरह का कुछ, ऐसा नहीं था। मौर्य में थोड़ा-सा था, लेकिन हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो जनरेशन आते हैं, तो वो सब में थोड़ा-सा शादी-वादी प्रचलन, ये सब बहु शादी बढ़ने लगी। और जब शादी करते थे, तो अशोक वाले टाइम पे चले जाओगे, तो लगभग 100-100 बच्चा अशोक को था। अशोक 100-100 भाई था, सॉरी, अशोक को नहीं था। अशोक जो है, अशोक लगभग 100 भाई था। अपना-अपना भाई, अलग-अलग महिलाएँ से उत्पन्न हुए थे, अलग-अलग सब भाई लोग। तो सब लोग राजा के दावेदार थे, और अशोक राजा बनने के लिए लगभग अपने 99 भाई का मर्डर किया है। आपको आगे पढ़ाएँगे, ठीक है? लेकिन ये सभी में जो बच्चे लोग होते थे, उसको प्रांत, जो अलग-अलग प्रांत है, उसमें जाकर के क्या बनाते थे, बड़े-बड़े पद दे देते थे। जैसे कि विषयपति वाला भी आपको पद बताए हैं, तो विषयपति जाकर के बना देते थे। कोई बड़े प्रांत के गवर्नर बना देते थे। जो जो बच्चे होते थे, उनको एक अच्छा खासा पद भी पहुँचाया जाता था, उनको एक अलग लेवल का शिक्षा भी दिया जाता था, है ना? उसको जायज़ माना जाता था, नाजायज़ नहीं माना जाता था, और इज़्ज़त रिस्पेक्ट भी दिया जाता था। है ना? और उन जितने भी थे, उनमें जो सबसे वीर होते थे पुत्र, उसको राजा बनाया जाता था। सभी पुत्र आपस में दिख जाता था कि कौन कितना चतुर है, चालाक है। और प्रांतों के जो हेड होते थे, वो राजन होते थे, और राजन स्वयं राजा को ही कहा जाता है, ठीक है? नहीं बाबू, राजन राजा को नहीं, राजन शायद राजा के पुत्र को कहा जाता है। प्रांत के हेड है ना, यहाँ पर साम्राज्य के हेड नहीं, प्रांत का हेड है। तो प्रांत के हेड जो है वो राजन होते थे, और राजन जो है वो राजा के बेटा को कहा जाता है राजन, ठीक है? और वी नो डेट, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो अशोक हैं राजा बनने के लिए, राजा बनने से पहले, अशोक जो थे राजा बनने से पहले, वो अवंती राज्य
जो अवंती राज था ना, वहाँ का वो गवर्नर हुआ करते थे, राज्यपाल, ठीक है? अशोक भी अवंती का गवर्नर हुआ करता था, राज्यपाल जिसे कह लो। और राजा बनने वाला जो भी कैंडिडेट और भी है, वो जो राज्यपाल है उसी में से कोई राजा बन के आएँगे आगे, क्योंकि जो राज्यपाल होते थे वो ख़ास करके राजा का बेटा ही होते थे। और काफ़ी अनुभव भी उनको प्राप्त होता था उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र में वो जब गवर्नर रहते थे तो उनको बहुत ज़्यादा जानकारी रहते थे, कैसे समाज को चलाना है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, साम्राज्य में क्या कुछ होता है। उनको काफ़ी पढ़ाया-लिखाया भी जाता था और एक्सपीरियंस भी हो जाता था गवर्नर वाले पद पे। जब उन एक्सपीरियंस में पक जाता था उनका माथा, तो फिर वो चले जाते थे कौन-सा पद पे? राजा के पद पे। अगर वो बहुत लायक बेटा थे, तो वो राजा के पद पे चले जाते थे, फिर वहाँ से चीज़ों को सँभालने लगते थे, ठीक है? क्योंकि उनके पास अनुभव भी बहुत रहता था, क्योंकि वो सब क्या रहते थे पहले? गवर्नर रहते थे, 10-10 साल तक, 15-15 साल तक, प्रांत के गवर्नर रहते थे, तो उनको एक ठोस पकड़ रहता था। देखो, हमको मास्टर बनना है तो हमको बहुत दिन तक विद्यार्थी रहना ही पड़ेगा, तब हम मास्टर बनेंगे। और जब हम मास्टर बन गए तब हमको प्रिंसिपल बनना है तो बहुत दिन तक हमको मास्टर रहना पड़ेगा, फिर हम प्रिंसिपल बनेंगे। तो मेन चीज़ें यही होती है, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है ना? एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, तो गवर्नर जो होते थे उनको एक्सपीरियंस हो जाता था कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, जो भी सिचुएशन आती है उसको सँभाला कैसे जाता है। तो उनको गवर्नर वाला पद पे रखा जाता था और बाद में उनको राजा बनाया जाता था। जो अन्य कई अलग-अलग प्रांत के गवर्नर होते थे, उन्हीं में से एक को चुन के राजा बनाया जाता था। और अनुभव की कोई कमी नहीं, राजा वाला सब गुण से वो परिपूर्ण थे, ठीक है? और एक चीज़ याद रखना बाबू, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे विषय होता था, है ना? तो स्थानीय शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए विषय को बनाया गया। अब आप कह लो कुछ समझे नहीं सर, जैसे कि कह लो कि भाई 10 गाँव हैं, कितने हैं? 10 गाँव के समूह हैं, जिसे गोप कहा जाता था, है ना? और गाँव-वाँव को चलाने के लिए भी जो गोप है, उसको चलाने के लिए छोटी-छोटी इकाई में प्रशासन को संचालित किया जाता था। क्योंकि गाँव में भी झगड़े होते हैं, गाँव में भी झंझट होते हैं, गाँव में भी चोरी होते हैं, गाँव में भी डकैती होते हैं। तो हर चीज़ को सँभालने के लिए एक छोटा-छोटा क्या बनाया जाता था? प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन किया जाता था गाँव-गाँव तक, ठीक है? और गाँव का जो हेड होता था, वो ग्रामीण होता था, है ना? और स्थानीय प्रशासन को विषय कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन को क्या कहा जाता था? विषय। अच्छा, गाँव के जो हेड होते थे उसको क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। और आज की डेट में भी देख लो ना, तुलना करते हैं, तो आज भी प्रेज़ेंट में गाँव में क्या होते हैं? ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत होती है और ग्राम होता है, जिला होता है, प्रांत होता है। आज भी है ना, गाँव है, जिला है, प्रांत है, प्रखंड है, सब कुछ है। तो जो पहले था वही आज है, जो पहले था वही आज है। समझ रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आज डेमोक्रेसी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया भारत में तो बहुत चेंजिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। बस पहले एक ही था कि राजा का बेटा राजा हुआ करता था। आज राजा को चुनने के लिए जनता वोटिंग करती है, बाद बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है? आज की डेट में भी जो हमारे राजा हैं वो प्रधानमंत्री हैं ही राजा, देख लो। हाँ, वो अपने काम कर्म अच्छा करेंगे तो वो उस कुर्सी पे ज़्यादा दिन तक बैठेंगे। चीज़ें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? ग्राम स्तर पे भी शासन चलाया जाता था, शहरी स्तर पे भी शासन चलाया जाता था और नगर में जो भी पॉपुलेशन था, है ना? जिस नगर में ज़्यादा पॉपुलेशन था, कैसा? अगर मान लो कि कोई नगर है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता था, तो वहाँ पे नगर प्रशासन व्यवस्था को दिया जाता था, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको सँभालने के लिए नगर प्रशासन सँभालेगी। और इस प्रकार से 6 समिति की गठन की जाती थी, ठीक है? जिसमें कि 5-5 सदस्य होते थे एक-एक समिति में, बताए थे ना? और जब मेगास्थनीज को आप डिटेल्स में जाकर के पढ़ोगे, तो हर एक समिति में कितना है? 5-5 सदस्य है। ये बात कहाँ से पता चलता है? मेगास्थनीज से ही पता चलता है। और 5-6 के 30, इस प्रकार से 30 सदस्य का एक ग्रुप होता था, जिसमें कि अलग-अलग समिति में 5-5 सदस्य होते थे और 6 समिति होता था। और टोटल सदस्य कितना हो गया नगर प्रशासन के अंदर? लगभग 30 सदस्य होते थे। और ये तीसों सदस्य कार्य को देखने में, सँभालने में, प्रशासन व्यवस्था को चलाने में बहुत काम करते थे। मेगास्थनीज एक बात कहे हैं, पता है क्या? कि जो नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है, जो विस्तृत विवरण मिलता है नगर प्रशासन का, अगर उसके बारे में जानना है तो तुम मेरा पुस्तक ही पढ़ लो। यही बात मेगास्थनीज कहे हैं कि यदि तुमको नगर प्रशासन जानना है विस्तृत रूप में, तो तुमको मेरा पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। यही बात मेगास्थनीज कहते हैं।
और समाज जो है बाबू उस वक़्त लगभग मौर्य जो समाज है, मौर्य साम्राज्य का जो समाज है, वो लगभग 4 वर्ण में बँटा हुआ था। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बाबू 4 वर्ण में समाज बँटा हुआ था। पहला ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। ये चारों अलग-अलग जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी में समाज बँटा हुआ था। और एक बात जान लो कि कौटिल्य पंडित जो थे, कौटिल्य एक बात कहते हैं कि जो शूद्र होता था, उसकी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। ठीक है? और मतलब शूद्र की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी पहले, बहुत पहले। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना आता है, काल आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का समय आता है, तो शूद्र की स्थिति भी ठीक होते हुए दिखने लगती है। और कौटिल्य ने शूद्र को आर्य कहकर पुकारा है। कौटिल्य पंडित क्या कहे हैं? शूद्र को आर्य कहकर पुकारे हैं, आर्य कहकर संबोधित किए हैं। और कृषि से लेकर व्यापार तक में भी शूद्र को बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन दिया गया। ऐसा नहीं है कि शूद्र को कृषि करना मना कर दिया गया या फिर व्यापार करना मना कर दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य कहे कि शूद्र मुद्र क्या होता है, तुम लोग चढ़ बढ़ के व्यापार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे में टैलेंट है तो तुम सामान को बेचना शुरू करो और बेच के 2 पैसे कमाओ। जब 2 पैसे कमाओगे तो सरकार को भी टैक्स दोगे। इस प्रकार से सरकार भी आगे बढ़ेगी। तो जात बात को छोड़ो, तो अपना सामान माल बेचना स्टार्ट करो। तो थोड़ा बिजनेस व्यापार में भी शूद्र को हिस्सा दिया गया। और जो है सभी अलग अलग लेवल का कार्य जो है शूद्र भी करना स्टार्ट कर दिया। शूद्र की इज्जत बढ़ने लगी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है उस शूद्र की स्थिति को ठीक करता है। क्या करता है? शूद्र की स्थिति को ठीक करता है। किसका शासन काल? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में शूद्र की स्थिति थोड़ा ठीक हो जाती है। और जो कौटिल्य पंडित हैं वो समाज को अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में एक ठीक ठाक से डिफाइन कर रहे होते हैं, है ना? और समाज जो है लगभग 4 भागों में बटा हुआ था। अब मेगास्थनीज जब आप पढ़ोगे तो मेगास्थनी में जाकर के अलग ही बात कर दिया है। जब मेगास्थनीज को आप डिटेल से पढ़ोगे, मेगास्थनीज यूनानी लेखक थे ना। मेगास्थनीज कहाँ के लेखक थे? यूनान के लेखक थे। और वो कहते हैं कि भाई समाज में 4 भाग मतलब 7 वर्ग में बटा हुआ था समाज। जबकि कौटिल्य पंडित कहते हैं कि नहीं भाई समाज 4 वर्ग में बटा हुआ है। मेगास्थनीज अलग भाषण देते हैं, ये कहते हैं नहीं भाई समाज 7 वर्ग में बटा हुआ है। अब हम अभिषेक कुमार किसका बात माने? कौटिल्य पंडित कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य 4 वर्ग में, अब मेगास्थनीज कहती हैं 7 वर्ग में, 7 वर्ग में। हम किसका बात माने? आप खुद बताओ कमेंट करके। मेगास्थनीज समाज जो है आप वर्ण के आधार पर देखोगे तो लगभग वर्ण के आधार पर अगर जो मेगास्थनीज में समाज है ना, वो वर्ण के आधार पर तो वैसा डिवाइड नहीं था, लेकिन हाँ कर्म के आधार पर चीजों को डिवाइड किया गया था, बांटा गया था 7 विभाग में। तो थोड़ा सा मेगास्थनीज जो थे वो यूनान के लेखक थे और हम थोड़ा उनके जो लिखे हुआ बात है उस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि कौटिल्य पंडित तो एक ही बात कहे थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज ये 4 भाग में डिवाइड था। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में। लेकिन मेगास्थनीज बोलता है रुको, ऐसा बात नहीं है। समाज मौर्य साम्राज्य के अंदर 7 भाग में है। तो हम वो 7 भाग को देखते हैं कि भाई कौन कौन सा 7 भाग है। पहला है दार्शनिक वर्ग, दूसरा है किसान का वर्ग, तीसरा है आहिर का वर्ग, चौथा है कारीगर का समूह, पांचवा है सैनिक का वर्ग, छठा है निरक्षक का वर्ग, सातवां है सभा वर्ग। तो इस प्रकार से 7 हो गया ना बाबू? बोलो सर एक बार रिपीट कर देते तो मजा आ जाता। ठीक हम कर देते हैं। पहला है दार्शनिक वर्ग, दूसरा है किसान का वर्ग, तीसरा है आहिर का वर्ग, चौथा है कारीगर का समूह, पांचवा है सैनिक का वर्ग, छठा है निरक्षक का वर्ग, सातवां है सभा वर्ग, सभा वर्ग। तो इस प्रकार से समाज 7 भाग में डिवाइड था। ये बात कौन कहते हैं? मेगास्थनीज कहते हैं। जबकि कौटिल्य पंडित कहते हैं नहीं भाई मौर्य साम्राज्य 4 भाग में डिवाइड था। अच्छा ये जो मेगास्थनीज कहते हैं ये वर्ग के वर्ण के आधार पे नहीं बल्कि कर्म के आधार पे कहते हैं। जो राजा के सभा में पार्टिसिपेट करते थे मौर्य काल में, तो उनमें से महिला की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिली है। और महिलाओं वगैरह को भी कुछ-कुछ जो शिक्षित महिलाएँ थी उनको भी जो सभा समिति लगाए जाते थे मौर्य साम्राज्य में, महिला को भी शामिल किया जाता था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है महिला की लाइफ में, है ना? शूद्र को भी सुधार देखने को मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र शूद्र की भी स्थिति ठीक किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य महिला की भी स्थिति ठीक किए थे। बहुत दयालु राजा थे महिला को लेकर के भी। तो महिला की स्थिति में भी थोड़ा सुधार देखने को मिलता है। लेकिन
जो शिक्षा महिला को दिया जा रहा था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि महिला तो जो पढ़ना चाहती थी वो पढ़ लेती थी, लेकिन उस लेवल का शिक्षा वगैरह में सुधार देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो महिला की स्थिति है वो ठीक तो हुई, लेकिन पूर्ण रूप से उतना चंद्रगुप्त मौर्य महिला की स्थिति को ठीक नहीं कर पाए। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, है ना? किस भाई महिला की स्थिति को पूर्ण रूप से ठीक क्यों नहीं कर पाए? बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला है। जैसे कि तलाक देने की व्यवस्था थी समाज में, ये थी ही, कायम थी। इसको रोका नहीं गया कि जो पति-पत्नी आपस में लड़ लिए हैं, वो तलाक-वलाक दे के अलग भी रह सकते हैं। आप समाज में जैसे महिला की स्थिति में एक वेश्यावृत्ति होती है, तो जिसको कि आप कह सकते हो कि जो देह व्यापार मतलब कुछ इस तरह का समाज में चलता था प्रचलन, है ना? तो उसकी व्यवस्थाएँ चल रही थी, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य का कहना था कि ये सब व्यवस्थाएँ चले, अच्छा बात है, लेकिन साम्राज्य के साइड में ही चलाया जाए, क्योंकि बच्चे का गलत प्रभाव पड़ता है। जो इस प्रकार की जो वर्कर्स होती है महिलाएँ में, तो कहीं न कहीं ये मतलब डिटेल से अगर बताया जाए तो ये थोड़ा-सा ना राजा का कहना था कि ये थोड़ा-सा समाज को सुधार के रखता है, जो भी उस तरह के पुरुष हैं मतलब जिनको मतलब जिनकी पत्नी नहीं है या फिर जिनके मतलब फ्रेंड नहीं है, मतलब कह लो कि इस तरह का जो भी पुरुष है, जो इस तरह का कार्य में अपने आप को लिपिट के रखना चाहता है, तो उसके लिए व्यवस्थाएँ ठीक है और इस चीज़ से समाज में थोड़ा शांति फैली रहती है और समाज में जो रेप केस बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है? तो इस तरह का छूट चंद्रगुप्त मौर्य दे रखे थे लेकिन समाज के साइड में। और एक चीज़ याद रखना कि जो ये आपका वेश्यावृत्ति चल रही थी, उसे रूपा-जीवा के नाम से भी संबोधित किया गया है। बीपीएससी 2019 में पूछा गया यह सवाल है, याद रखना कि वेश्यावृत्ति जहाँ चलती थी, उस चीज़ को क्या कहा जाता था? रूपा-जीवा नाम से पुकारा गया था। तो रूपा-जीवा बहुत फ़ेमस है, बीपीएससी में पूछा गया, रिसेंट में ही सवाल है। इस चीज़ लिए इसलिए हम इसको अपने नोट्स में डाल दिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रहा है? और इस प्रकार से स्त्री जो है, स्त्री की स्थिति ठीक तो थी ज़रूर लेकिन उतना ठीक नहीं थी। आखिर कोई भी स्त्री इस तरह की गतिविधि में उतर रही है, इसका मतलब क्या है? स्त्री के पास एजुकेशन नहीं है, वो उनके पास ज्ञान नहीं है, तब तो वो अपना शरीर को बेच रही है। नहीं समझे? अगर उसके पास ज्ञान होता तो वो अपना ज्ञान को बेचती, वो बच्चे को पढ़ाती, ट्यूशन देती और 2 पैसे कमाती। तो उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास कोई हुनर उस तरह का नहीं है, तो वो क्या कर रही है कि अपने शरीर को ही बेच रही है, बदले में पैसा कमा रही है। तो ये स्थिति की जो स्थिति है उसको कमज़ोर दिखाता है, क्योंकि इस तरह का स्थिति अच्छा नहीं होता है ना समाज के लिए। मतलब समाज में अगर इस तरह की महिलाएँ बहुत हो जाए, तो समझ लो कि समाज में स्थिति जो फीमेल की है वो काफ़ी डाउन है। वो उसी काम के लिए बनी है क्या? कभी ये जब सब चीज़ सोचना पड़ता है सरकार को कि जो समाज की महिलाएँ हैं, क्या इसी सब चीज़ के लिए बनी हुई है? वो अपने शरीर को बेच के पैसा कमाए, ये कैसा काम है? इस काम को इतिहास पढ़ोगे तो इस काम को काफ़ी नीच माना गया है, क्योंकि समाज में करने के लिए बहुत सारा काम है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए कुछ इस तरह का गतिविधि ही नहीं करना पड़ता है। आप किसी के यहाँ 2 टाइम का बर्तन धो लो तो भी पैसा आ ही जाते हैं। थोड़ा बहुत खेत में काम कर लो तो पैसा आ ही जाते हैं। तो आपके पास शक्ति होनी चाहिए काम करने की। आपको पढ़ाने आता है तो काम मिल ही जाता है। कुछ बच्चे को शिक्षित करो तो 2 पैसे कमा ही लोगे। बहुत अच्छी नहीं थी महिलाएँ की स्थिति मौर्य साम्राज्य के अंदर। मतलब ठीक था, वैसा नहीं था। कौटिल्य कहते हैं कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा तो था। क्या कहते हैं? मौर्यकालीन समाज को अच्छे से पढ़ोगे तो दास प्रथा तो था, बट इस बात के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी नहीं बताई गई है कि भाई जो यूनान लेखक है ना, वो अपने मेगास्थनीज में वो कहते हैं कि समाज में दास प्रथा नहीं था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं था। तो इसमें कन्फ्यूज भी हैं। भारत में छोटा-मोटा काम जितना भी था ना, जैसे करने के लिए बंदी बनाया जाता था, मतलब उसी को ना दास कहते हैं। दास कहते किसको? नौकर-चाकर को। अब हम राजा हैं मान लो खगड़िया के, अब हमको क्या है ना कि खेत है, तो कोई किसान को हम रुपया दे दिए और वो किसान रुपया को लौटाने में असमर्थ है, तो उसको पकड़ के अपना बॉन्डेड लेबर बना दिए, वर्क एज ए बॉन्डेड लेबर, जिसको कहते हैं बंधुआ मजदूर। उसी को जोड़ दो दासवास से,
कि वो हमारे खेत में काम तो कर रहा है, लेकिन काम के बदले में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, बस 2 टाइम का उसको रोटी दे रहे हैं हम खाने के लिए। तो सुबह से लेके शाम तक वो काम करेगा, किसके लिए? राजा के लिए। और बदले में उसको पैसा भी नहीं मिलेगा और वो बस 2 टाइम का खाना खा पाएगा और फिर दिन-रात काम करेगा। तो समझो कि ऐसा जीवन मतलब जिस उस जीवन में कितना सुकहा मतलब रूखा-सूखा वाला बात हो जाता है ना? चीज़ें समझ नहीं आने लगती है। हाँ, लेकिन जो दास है वो मेगास्थनीज कहते हैं, लेकिन कौटिल्य पंडित का कहना है कि दास प्रथा नहीं था। है ना? ये दोनों इतिहासकार आपस में लड़ ही रहे हैं अपने-अपने पुस्तक के माध्यम से। हम भाई किसका बात माने? यूनान के लेखक का बात माने या फिर कौटिल्य का बात माने? है ना? यूनान के लेखक मेगास्थनीज में बहुत सारा बात लिख दिए। यूनान में क्या होता था कि मेगास्थनीज जो हैं वो यूनान में ही पैदा हुए थे, ठीक है? और वहाँ के जो दास की स्थिति बहुत दयनीय थी। मतलब जब यूनान का इतिहास आप पढ़ोगे ना डिटेल में जाकर के, तो जो यूनान वाला क्षेत्र था वहाँ पे जो दास की स्थिति थी वो बहुत खराब था, बहुत दयनीय था, बहुत दयालु पूर्ण नज़र से आप उसको देख सकते थे। दास को मारा-पीटा भी जाता था और कुत्ता की तरह उनके साथ रिएक्ट किया जाता था, काम कराया जाता था एकदम कुत्ता की तरह उस दास से। यूनान वाले क्षेत्र का हम बात कर रहे हैं। और उनके दास इतना मतलब मेहनत करते थे, उसको चाबुक से मारा जाता था, काम नहीं करने पर उन्हें आधा पेट भोजन दिया जाता था। तो भारत में जो यूनान के लेखक आए हैं, तो लगभग उससे 1 लाख गुना बेटर स्थिति भारत में ज़रूर था। इसीलिए मेगास्थनीज जो है ना भारत में सब कुछ मेगास्थनीज को ठीक लगा, तो इसीलिए उन्होंने उनके अकॉर्डिंग भारत में दास प्रथा था ही नहीं। लेकिन चंद्रगुप्त वो जो कौटिल्य हैं वो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत दास प्रथा समाज में था। तो यूनान की तुलना में जो स्थिति भारत में थी वो काफ़ी अच्छा थी ना बाबू। यूनान में दास को कैसे काम कराया जाता था, दास को कैसे आधा पेट खाना दिया जाता था यूनान में, कैसे चाबुक से मारा जाता था, ये सभी गतिविधि को मेगास्थनीज देखते आए हैं बचपन से। तो जब वो भारत आए ना तो यहाँ का स्थिति बहुत अच्छा था, बहुत बेटर स्थिति था भारत का। तो उनको लगता था कि भारत में दास-वास प्रथा है ही नहीं। अरे यहाँ दास से खेत में सिर्फ काम ही ना कराया जाता था और क्या कराया जाता, बदले में उनको पेट भर के खाना भी दिया जाता था, है ना? तो उनको लगता था कि नहीं भाई यहाँ दास-वास प्रथा है ही नहीं, तो वो अपने मेगा सीरीज में लिख डाले कि भारत में दास प्रथा नहीं है। जबकि कौटिल्य पंडित क्या कहते हैं कि दास प्रथा भारत में था। उनको सब कुछ भारत में ठीक लगता था, इसलिए उनके अकॉर्डिंग भारत में दास प्रथा नहीं था। किसको? मेगास्थनीज को। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो अर्थव्यवस्था का पूरा विस्तृत रूप से वर्णन है, तो जो प्रमुख स्रोत है पैसा कमाने का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वह कृषि से ही क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं, खेती-वेती कर करके। तो पैसा कमाने का काम कहाँ से होता है? खेती करके ही पैसा कमाया जाता है। कृषि को अच्छे से किया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और खूब सारा टैक्स कृषि के माध्यम से राजा को पहुँचता था। और जो सम्हारता होते थे बड़े-बड़े ज़मीन के रिलेटेड जुड़े हुए अधिकारी होते थे, जो ज़मीन का कागज़ का पूरा मतलब अपने पास रखते थे कि कितना ज़मीन किसका है, नहीं है, ये ज़मीन किसके नाम से है। यही सब काम है ना सम्हारता का। अभी यहाँ डीसीएलआर, अभी आप बीपीएससी निकालोगे तो डीसीएलआर, सीओ सब बन जाओगे। तो आप लोग भी ज़मीन का जो कागज़ रखोगे अपने पास कि कौन-सा ज़मीन किसका है, कौन कितना टैक्स दे रहा है, ये वो हर चीज़ के बारे में। वो टैक्स वसूली करने का काम कौन करता था? सम्हारता ही करता था। और मौर्य काल में कृषि पर जो टैक्स लिया जाता था वो लगभग 1/4 से लेकर के 1/6 कहता था, जो पैसा कमाए उसका 1/4 से लेकर के 1/6 तक दो। किसको? राजा को। और इन्हीं टैक्स के माध्यम से राजा जो है वो अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने का काम करता था, अपने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करता था और इस प्रकार से जो कृषि के ही इनकम से राजा अमीर बनते थे और इस प्रकार से राजा उस पैसे को रख के कुछ बिजनेस व्यापार में भी खर्च करते थे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अपना अनाज करके बहुत सारा पैसा कमा लेते थे राजा। तो जिस प्रकार से व्यापार को भी एक ठीक-ठाक दिया गया ढाँचा और भारत में वहीं से थोड़ा-थोड़ा व्यापार स्टार्ट होने लगा क्योंकि भारत का ज़मीन बड़ा था और भारत में खूब सारा अनाज होता था। भारत खुद तो खाते थे, जो सरप्लस बचते थे, वो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते थे और फ्री में तो करेंगे नहीं, बदले में बहुत सारा पैसे भी बटोरते थे, ठीक है? तो हमारा जो राजा था वो मजबूत होते जा रहा था
और उस वक़्त का सबसे प्राच प प जो सबसे प्रचलित उद्योग था ना, वो वस्त्र उद्योग था। क्योंकि कपड़ा पहनने का एक नियम आया था समाज में, सब लोग पूरे वर्ल्ड के लोग कपड़ा पहनते थे और संपूर्ण व्यापार को संचालित करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाना स्टार्ट हो गया था। पैसा-वैसा बनाने लगा था समाज समाज में, क्योंकि पैसे दो, सामान खरीदो। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, सामान के बदले में सामान, आलू दो, प्याज लो, गोभी दो, बैंगन लो। तो समाज में चीज़ों थोड़ा चेंज हुआ और पैसा बन गया, पैसा छपने लगा, पैसा बनने लगा, टैक्सा लाए समाज में और वो व्यापार में यूज़ करने लगे। अब आराम से 2 पैसे देते थे और 1 समोसा खरीद लेते थे, है ना? हालाँकि इससे पहले हमने देखा था जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह आप पढ़े थे, तो वहाँ पर जो वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली मतलब जिसे बार्टर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, उसे अपनाया गया था और अब समय थोड़ा बदल चुका था। समय जो था, समय के अकॉर्डिंग काम किया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था, वो कंप्लीट रूप से क्या था, विनिमय प्रणाली पे एकदम कंप्लीट रूप से डिपेंड नहीं था। हाँ, चल रही थी लेकिन उतना नहीं था। मुद्रा बहुत ज़्यादा सहायता करता था व्यापार को चलाने में। मुद्रा के ही आधार पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मतलब दरबार नहीं साम्राज्य में व्यापार को संचालित किया जाता था। और अधिकांश रूप में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो चांदी के सिक्के का प्रयोग करते थे, अपने दरबार में चलाते थे। और इसके अलावा सोने के भी सिक्के वो चलाते थे और कुछ अन्य धातु के भी सिक्के का वो प्रयोग करते थे। मतलब चांदी के भी चंद्रगुप्त मौर्य चला लिए, सोने के भी चला लिए और अन्य जो धातु हैं तांबा पीतल उनके भी सिक्के चलाया जाता था, है ना? तो अलग अलग तरह का सिक्के बनाए जाते थे और जो भी व्यापार किया जाता था तो टैक्स वगैरह जो होता था तो टैक्स राजा को पैसा के ही माध्यम से अब पहुंचने लगा। और टैक्स चोरी करने की जो घटना सामने आती थी तो टैक्स चोरी ना हो इसके लिए कठोर नियम भी बनाए गए थे साम्राज्य में। टैक्स चोरी ना हो इसके लिए अलग अलग तरह का नियम भी बनाए गए थे साम्राज्य में। ऐसा कहा जाता है कि जो कठोर नियम है जिस राज दरबार में होता है वहाँ का शासन व्यवस्था बहुत अच्छा होता है। कठोर नियम शासन ही आपके अंदर संस्कार देता है, इसे याद रखिएगा। शासन से ही संस्कार का जन्म होता है। अगर आपके घर में शासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं हैं। आप संस्कारहीन बनते चले जाएंगे, है ना? संस्कारहीन, ये समाज के बारे में हम सामाजिक चैप्टर लाएँगे, हम सामाजिक विज्ञान जब आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम समाज के बारे में आपको बहुत सारा चीज़ बताएँगे कि समाज के मन में ना बहुत अलग-अलग बातें होती है ना? यहाँ पे विवाह को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, समाज क्या सोचता है, हर एक टॉपिक पे लाएँगे। आप बस एन्जॉय करते रहो क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है और 1 घंटा, सवा घंटा का वीडियो पढ़ाते हैं, उसमें क्या ही कुछ मतलब 1 दिन में बता दें। तो धैर्य रखो, पूरा का पूरा चीज़ डिटेल्स में पढ़ाएँगे। हम प्राचीन खत्म करेंगे, आधुनिक, मध्यकालीन सब खत्म होने के बाद जब ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे जाएँगे, तो आपको पूरा का पूरा ना संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा और आप चीज़ों को ना एक्सप्लेन करने लायक बन जाओगे। फैक्ट को मजबूत करने के लिए बाबू क्वेश्चन को आप लगाओ। जितना भी बुक है, जितना भी सिलेबस है, उस सिलेबस के जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो भी सिलेबस है उसको पढ़ के उस पे क्वेश्चन बनाओ। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार उतना आपका क्वेश्चन मजबूत होते चला जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कम से कम 20 से 22 हज़ार एमसीक्यू बना के चले गए, उसी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके आधार पे, तो हम आपसे वायदा करते हैं कि आपका पेपर होना ही है क्लियर। 100% प्रीलिम्स हो ही जाएगा। मेंस में हड़बड़ाओगे नहीं क्योंकि लेक्चर आपके साथ रहेगा और लेक्चर को आप अभी से ही सुनने का आदत डाल लो अच्छे से। अगर आप लेक्चर सुनते हो तो फिर कल की डेट में आपको यही सुना हुआ पढ़ाई आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस में, ठीक है? और ऐसा नहीं कि लेक्चर आप एक ही बार में याद कर लोगे पढ़ के। आप कोशिश करो कि लेक्चर से थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाएँ, है ना? हम भी इतना लाइन बोल लेते हैं तो ये बोलने से पहले हमको बहुत मेहनत लगा है इतना सब कुछ मुँह पे लाने के लिए। एक तो मल्टीपल रिविजन्स करे हैं हमने एनसीईआरटी बुक को। दूसरा चीज़ कि जो भी पढ़ते थे उसको कोशिश करते थे कॉपी वगैरह में लिखने का। हाँ, ये सब किए हैं, नॉलेज तो मेरे पास बढ़ गया। लेकिन थोड़ा बहुत अपने लाइफ में ये मलाल रहता था कि भाई इतना जब पढ़ लिए हैं, मेहनत कर लिए हैं, खुद पे टाइम खर्च किए हैं, तो प्रीलिम्स में मार्क्स क्यों नहीं उठ रहा है उस लेवल का। तब जाकर के हमको पता चला कि भाई प्रीलिम्स में नंबर लाने के लिए क्वेश्चन को ही लगाना पड़ता है। खूब पढ़ लो, खूब लिख लो, खूब धगर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए आप क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको प्रीलिम्स में मार्क्स उठेंगे। आप 25-30 हज़ार एमसीक्यू सॉल्व करो तभी पीटी देने के लिए बैठो। नहीं तो सिर्फ सोचोगे कि कहानी किस्सा पढ़ के बैठेंगे सर तो चीज़ें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दिक्कत करेगी आपको आगे जाकर के, ठीक है? चलिए वीडियो वैसे भी आपका जो है 1 घंटा 8-10 मिनट का होने जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल
एक नया वीडियो के साथ आएँगे और आपको मुद्रा के बारे में डिटेल से बताएँगे। टैक्स को कैसे चुराई जाती थी, क्या चोरी होती थी, कैसे व्यापार चलाया जाता था, कहाँ-कहाँ कौन-सा बंदरगाह था, कहाँ से बिज़नेस संचालित किया जाता था। हर एक बिंदु पे अभी डिटेल से पढ़ेंगे और एक ठीक-ठाक पकड़ मौर्य वंश पे आपको बना देंगे। एक अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा, आप हर तरह का नॉलेज हो जाएगा आपके पास, तो समझो कि आप एकदम बढ़िया से कॉपी लिख डालोगे, ठीक है? और आपको फिर से कह रहे हैं कि आप मेरा वीडियो 2.x पे सुनो, 2.x पे, लेकिन 4 बार सुनो, 5 बार सुनो। 2.x पे सुनो, 2 बार, 4 बार, 5 बार सुनो, आपका पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।